सबसे घातक नशा कौन सा है? हेरोइन, कोकेन, शराब या सिगरेट? अगर हम कहें चाय तो शायद आप यकीन न करेंगे। बात सही भी है, लेकिन आज से 200 साल पहले चाय के चक्कर में जितने युद्ध हुए उनकी कहानी सुन ले तो शायद आपका इरादा बदल जाए। ईसा से 2732 साल पहले की बात है। चीन में शेन नांग नाम के एक राजा हुए। सर्दियों के महीने में एक बार शेन नांग गर्म पानी उबाल रहे थे, तभी कुछ पत्तियां पानी के बर्तन में गिर गई। शेन नांग को भीनी भीनी सुगंध आई तो उन्होंने कौतूहलवश पानी को पी लिया। उन्हें पीकर उन्हें इतना अच्छा महसूस हुआ कि आगे खोज के लिए उन्होंने उन पत्तियों का नाम रख दिया चा। मैंडेरिन भाषा में इस शब्द का अर्थ खोज या तहकीकात से है। ऐतिहासिक रूप से ये कहानी कितनी सही है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि चाय की शुरुआत चीन से ही हुई थी। एक और कहानी है जो बुद्धि धर्म और भारत से जुड़ी हुई है। बोधि धर्म बुद्ध की शिक्षा लेकर चीन पहुंचे और वहां के राजा को ध्यान का मार्ग सुझाया। एक बार जब बोधि धर्म के ध्यान कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई। इस बात से उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आंखों की पुतलियां उखाड़ ली और ज़मीन पर फेंक दी। पलकों से चाय के पेड़ उग गए। इस कहानी से इतना तो पता चलता है कि चीन में चाय को नींद भगाने के उपयोग के तौर पर देखा जाता था। चीन से चाय सबसे पहले 1610 में डच और पुर्तगालियों के जरिए यूरोप पहुंची। 1658 में ब्रिटेन के अखबारों में पहली बार चाय का इश्तेहार छपा। तब इसे टे नामक ड्रिंक के दौर पर बेचा जाता था, लेकिन चाय की मांग में उछाल आया जब ये पहुंची शाही परिवार तक। 1962 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी एक पुर्तगाली राजकुमारी कैटरीन से हुई। राजकुमारी अपने साथ एक खास चीज़ लेकर लंदन पहुंची थी, चीन की चाय, जिसका एक बक्सा वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उन्होंने नियम शुरू किया और ब्रिटेन के शाही दरबार में कुलीन लोगों को चाय पेश की जाने लगी। तब से इसे शाही पेय के रूप में जाने जाने लगा। लेकिन आने वाले कई सालों तक चाय सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनी रही। चीन से आयात इतना महंगा पड़ता था कि केवल अमीर और उच्च वर्ग के लोग ही चाय को अफोर्ड कर सकते थे। सबसे निचले स्तर की चाय खरीदने के लिए भी एक आम मजदूर को पूरे दिन की तनख्वाह लगती। 1878 तक पुर्तगाली चाय के ट्रेड पर वर्चस्व रहे। उसके बाद ब्रिटेन भी इस ट्रेड में दाखिल हुआ और उसने चाय इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया और अफ्रीका में ट्रेड की परमिशन मिली। तब चाय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुख्य कमोडिटी हुआ करती थी। जैसे जैसे चाय की खपत बढ़ी, ब्रिटेन में मांग बढ़ती गई, लेकिन दिक्कत ये थी कि चाय सिर्फ चीन में पैदा की जाती थी। पैदा और जगह भी होती थी, लेकिन प्रोसेसिंग आदि को ट्रेड सीक्रेट के तौर पर चीन में छुपा कर रखा जाता था। चीन से चाय आयात के बदले ब्रिटेन को बदले में कुछ देना भी होता था। ब्रिटेन का मुख्य उत्पाद कपास था, जो भारत और अफ्रीका में पैदा किया जाता था। चीन को कपास से मतलब था नहीं, क्योंकि चीन खुद का कपास उगा सकता था। उन्हें चाहिए था सिल्वर यानी चांदी, जिसकी ब्रिटेन का पास भी कमी थी। ब्रिटेन के कुलीन परिवारों में चाय की खपत बढ़ी तो वहाँ शाही परिवार के पास भागे। ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई रास्ता निकालने को कहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नशे की कट नशे से निकाली। उन्होंने भारत में अफीम खरीदना शुरू कर दिया और इन्हें लेकर जाकर चीन में बेचना शुरू कर दिया। बदले में ली चांदी। अफीम के साथ फ़ायदा था कि जितना बेचो उतनी मांग बढ़ती जाए। अफीम के कारोबार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चांदी के ढेर लगा दिए। फिर इसी चांदी को ले जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से ही चाय खरीद ली। करीब 100 साल तक यह कारोबार यूं ही चलता रहा। चीन का राजा इससे बहुत परेशान हुआ। कहे कि चीन के लोग नशे के आदी हो रहे थे और चाय के कारोबार से जो चांदी आ रही थी वो भी अफीम के बदले चले जा रही थी।
मतलब चीन के लिए सिर्फ घाटा ही घाटा। चीन ने इसका क्या जवाब दिया, ये जानने के पहले ग्लोब को आधा चक्कर घुमाकर अमेरिका चलते हैं, जहां क्रांति की आंच में अमेरिकियों ने चाय चढ़ा दी थी। क्या हुआ था अमेरिका में? 1770 तक अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। वहाँ भी लोग चाय के शौकीन थे। 1721 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया जिसके तहत केवल ग्रेट ब्रिटेन से ही चाय का निर्यात किया जा सकता था, यानी अमेरिका को चाय चाहिए तो ब्रिटेन ही दे सकता था। 1756 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन की माली हालत खराब होने लगी। पैसा चाहिए था जिसका एक ही जरिया था, टैक्स, जो लगाया गया सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले उत्पाद पर, यानी चाय पर। इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिका के उपनिवेशियों पर पड़ा, जहां चाय के दाम अचानक बढ़ गए। ब्रिटेन की संसद में अमेरिकियों का तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसीलिए विरोध में अमेरिका में एक नारा चला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं। चाय की कीमत बढ़ी तो अमेरिकियों ने भी नया हल निकाला। वो डच रूट यानी हॉलैंड से चाय स्मगल करने लगे। मई 1773 में ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पारित किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के ट्रेड पर मोनोपोली दे दी गई और कंपनी डायरेक्ट चाय खरीदने बेचने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय आयात कर अमेरिका भेजती। वहाँ कुछ चुनिंदा व्यापारियों को हक होता कि वो चाय आगे बेचे। ये पूरा सिस्टम एक मोनोपोली में तब्दील हो गया। जनता के लिए चाय सस्ती हो गई थी, लेकिन व्यापारियों को चाय के ट्रेड में हिस्सा नहीं मिल रहा था। अमरीकी व्यापारियों को लगा यदि चाय के ट्रेड में मोनोपोली शुरू हुई तो बाकी जगह भी ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए अमरीकी व्यापारियों ने चाय अधिनियम कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। डच स्मगलरों का कारोबार भी चौपट हो रहा था, इसीलिए वो भी इस मुहिम को आगे बढ़ा दे रहे थे। इसी का नतीजा हुआ बोस्टन टी पार्टी। नवंबर 1973 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज बोस्टन हार्बर पहुंचा। बोस्टन की एक लोकल पार्टी ने इसके विरोध में आयोजन बुलाया, जिनमें हजारों अमरीकियों ने हिस्सा लिया। पहले तो इन लोगों ने जहाज से सामान उतारने ही नहीं दिया और फिर 16 दिसंबर 1973 को भेष बदल कर माल उतारने के बहाने जहाज पर चढ़ गए। जहाज में लगभग 2000 चाय की पेटियां मौजूद थी। इन लोगों ने चाय की 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इन पेटियों में 90,000 पाउंड यानी 45 टन चाय रखी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख डॉलर के करीब था। आगे चलकर ये घटना अमेरिकन क्रांति की जनक साबित हुई। 1974 में अमेरिकन कांग्रेस का गठन किया गया। तमाम मसलों समेत व्यापारियों की मांग को लेकर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश संसद के तहत लगाए गए कानून को हटाने और उनके अधिकार की मांग की गई। कांग्रेस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहिष्कार करते हुए आगे व्यापार न करने का फैसला किया। अमेरिका की आज़ादी में बोस्टन टी पार्टी एक लैंडमार्क मूवमेंट में साबित हुआ, जिसकी सारी कहानियाँ चाय के इर्द गिर्द बुनी गई थी। 1820 तक चीन में भी कुछ यही हालात हो गए थे। यूं तो चीन ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था, लेकिन ब्रिटेन के साथ उसका व्यापार बहुत बड़ा था। पहले हमने बताया कि किस प्रकार चीन का राजा देश में अफीम की बढ़ती खपत से परेशान हो चुका था। लोग नशे में बर्बाद हो रहे थे और देश का धन भी बर्बाद हो रहा था। 1839 में चीन के किंग साम्राज्य ने अफीम के 20,000 बक्से समुद्र में बहा दिए और ब्रिटेन के साथ चाय के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। बदले में ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। 1839 और 1852 में चीन और पश्चिम के बीच 2 युद्ध हुए, जिन्हें ओपियम वॉर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके पीछे भी चाय की तलब ही थी। ब्रिटेन और चीन के बीच तनातनी के चलते भारत में चाय का कारोबार शुरू हुआ। चीन के साथ दिक्कतें 1820 से ही शुरू हो गई थी।
इसीलिए ब्रिटेन चाहता था कि किसी तरह चाय का उत्पादन चीन से बाहर ले जाया जाए, लेकिन चाय को उगाने और प्रोसेस तरीके चीन में छुपा कर रखे जाते थे। 1823 में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक स्कॉटिश व्यक्ति भारत का दौरा किया। उद्देश्य था आसाम की शिंगोपा जनजाति के मुखिया से मिलना। शिंगोपा आसाम में चाय उगाया करते थे। रॉबर्ट ब्रूस को एहसास हुआ कि यह चाय चीन की चाय से किस्म में अलग है। रॉबर्ट ब्रूस का 1824 में निधन हो गया, लेकिन उनके भाई चार्ल्स ब्रूस ने ये काम जारी रखा। ब्रूस आसाम से चाय को टेस्ट करने के ब्रिटेन ले गए। आसाम की चाय चीन की चाय से अलग किस्म की है। टेस्टिंग से ये प्रूव करने में लगभग 10 साल का समय लगा। ब्रिटिश सरकार इस सब से अलग भारत में चाय उत्पादन के मौके तलाश रही थी। 1834 में ब्रिटिश सरकार ने एक टी कमेटी बनाई ताकि भारत में चाय के उत्पादन के लिए प्लान बनाया जा सके, लेकिन इस कमेटी ने आसाम की लोकल चाय के बदले चीन की चाय को बागानों में लगाया। चीन की चाय आसाम के मौसम में नहीं उगाई जा सकती थी। अंत में पूरी फसल बर्बाद हुई और टी कमेटी का प्लान फेल हो गया। इस बीच चार्ल्स ब्रूस अपने काम में लगे रहे। उन्हें साथ मिला मनीराम बरुआ का। बरुआ ने जोरहाट में भारत का पहला चाय बागान लगाया, जो बाद में टोकलोई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन नाम से रिसर्च सेंटर बना। मनीराम का जीवन भी कम रोचक नहीं था। उनके पुरखों कन्नौज से जाकर आसाम में बस गए थे। वो आसाम की एक रियासत में तहसीलदार थे और बाद में पोरबंदर भी बनाए गए, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं के पर कतराने शुरू किए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1837 में मनीराम बहुआ के बागान में 47 बक्से यानी 350 पाउंड चाय पैदा हुई, जो लंदन भेजी गई, लेकिन लंदन में अभी भी चीन की चाय का बोलबाला था। इसके बाद 1839 में आसाम टी कंपनी की स्थापना हुई और मनीराम आसाम टी कंपनी के दीवान बन गए। उस वक्त उनकी तनख्वाह 200 रुपये महीना थी, लेकिन कंपनी से कुछ बातों पर मतभेद के चलते उन्होंने 1840 में अपनी नौकरी छोड़ दी। लंदन में सरकार आसाम टी कंपनी में इन्वेस्ट करने और उसे व्यापार का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। इसीलिए आसाम की चाय को बेहतर प्रूफ करने के लिए लंदन में आसाम की चाय की पहली बोली लगाई गई। ये बोली 10 जनवरी 1839 को लगाई गई थी। इसके बाद आसाम की चाय फेमस होती चली गई। आसाम टी कंपनी को ट्रेड का अधिकार मिला और अगले 10 सालों में आसाम में चाय का उत्पादन 15 लाख पाउंड तक पहुंच गया। आसाम टी कंपनी आज भी चाय का उत्पादन करती है। कंपनी के पहले दीवान मनीराम को 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। आज भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, जिसका 70% वो खुद उपभोग करता है।